Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Mr. Intensity, and in this channel you are provided the quality of education, the best quality of education. And today we are going to discuss about one of the most important topic in physics for engineering and for medical both, that's vectors. देखिए हमारे पास फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से, सेकंड चैप्टर है हमारे पास काइनेमेटिक्स के हवाले से। इसमें एक पोर्शन दिया हुआ है वेक्टर्स के हवाले से, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हम आपको एक ऐसे इजी मेथड से पढ़ाएंगे जो हर किसी को इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। मैं जो है वो जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मैं पढ़ा सकूं, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है, आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। ओके, स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स को आज। देखिए वेक्टर्स को पढ़ाने से पहले वेक्टर की हमें पता होनी चाहिए बेसिक थ्योरी। ये वेक्टर्स आप लोग क्लास 9th में भी आपने डिस्कस किया हुआ फिजिक्स के अंदर, लेकिन मैं बेसिक से फिर भी करूंगा कि कुछ बच्चे हैं जिनको शायद ना आता हो। देखो वेक्टर्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, वो है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल, क्योंकि वेक्टर्स यानी काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, इससे पहला जो चैप्टर है वो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से, मेजरमेंट के हवाले से। उसमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं व्हिच कैन बी मेजर्ड। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जो गिनी जा सके। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दो, चलो एग्जांपल ले लेता हूं। मैं इधर लिख लेता हूं एग्जांपल हमारे पास है मास, एग्जांपल है हमारे पास टाइम, एग्जांपल है हमारे पास लेंथ। दीस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भाई आपका वजन कितना है? वजन कितना है? अभी कितना क्या मतलब क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी बताने पड़ेगी कितना है। मैं बोलूं भाई मेरा वजन है 2 kg, है तो नहीं पर मजाक कर रहा हूं, 2 kg। अब बोलेगा कि क्या टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। अब कितना मतलब क्वांटिटी पूछ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिटी बताना लाजमी है। मैं बोलूं सर अभी 2 घंटे हो गए मुझे इधर आए हुए, कितने घंटे हो गए? अभी 2 घंटे बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं क्वांटिटी बता रहा हूं। भाई इस मार्कर की, इस बोर्ड की, या जिस मोबाइल में आप जिस चीज में देख रहे हो उसकी लेंथ क्या है, उसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, उसको बताने के लिए कोई क्वांटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कोई तादाद बतानी पड़ेगी। तो लेंथ के लिए मैं ले लेता हूँ इसके 2 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लेते हैं। मैं लिखता कम हूँ बोलता जाता हूँ, तो ध्यान रखना ठीक है। मैं लिखूंगा बहुत कम लेकिन बोलूंगा, अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मास, टाइम और लेंथ, these 3 quantities are the example of physical quantity which I gave in this lecture। अब देखो मास, टाइम और लेंथ के लिए मैंने डिस्क्राइब करने के लिए, सॉरी मार्कर गिर गया, क्या मास, टाइम और लेंथ, इन तीनों को मुझे बताने के लिए, वजाहत करने के लिए आपको मुझे क्वांटिटी बतानी पड़ रही है, मिकदार बतानी पड़ रही है कि मिकदार कितनी है। इसकी मैंने 2 किलो बताई, 2 घंटे बताई, यानी इसके लिए मुझे क्वांटिटी ये गिनी जा सकती है। वजन गिना जा सकता है, टाइम गिना जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड, लेंथ भी गिनी जा सकती है। अब आपके ध्यान में क्या सवाल आ जाए, इफ यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट और क्रिएटिव स्टूडेंट, कि सर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो गिनी जा सके, विच कैन बी मेजर्ड, लेकिन टेल मी एनी वन क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी एक्सेप्ट देन फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि अगर आपको आता है तो मेरे बताने से पहले कमेंट में जाके बता दो, ताकि पता चले कि आपको पता है। फिजिकल क्वांटिटीज जो गिनी जा सके, विच कैन बी मेजर्ड, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कोई ऐसी क्वांटिटी बता दो जो गिनी ना जा सके, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, मैं बताता हूं। देखिए हमारे इमोशंस, पेन, दर्द हो रहा है, भाई मुझे दर्द हो रहा है, मैं बोलूंगा सर कितना दर्द हो रहा है, भाई मुझे 2 किलो दर्द हो रहा है। अभी क्या बोल रहा है, 2 किलो दर्द हो रहा है। दर्द की कोई क्वांटिटी नहीं होती, दर्द हो रहा है इनफ। भाई मुझे खुशी हो रही है, मैं एग्जाम में पास हुई, अभी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है, भाई मुझे 2 घंटे खुशी हो रही है। अभी क्या कर रहा है, दिमाग वहां सही है, हाँ 2 घंटे खुशी हो रही है, दैट्स नॉट सेंस, ये सेंस ही नहीं बन रहा है, इसका कॉमन सेंस की बात है। इनके लिए कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, इमोशंस हो गए, पेन्स हो गए, फीलिंग्स हो गई, ये सारी क्या है, ये क्वांटिटीज तो है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको हम गिने, व्हिच दीस क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट्स व्हाई दीस क्वांटिटीज आर नॉट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने आपको एग्जांपल दे दी फिजिकल क्वांटिटीज की। अच्छा इधर मैं लिखता हूं जो बेसिक आप लोग 2 पढ़ के आए हो 9th लेवल तक, 9th बेटर लेवल तक, फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बता दी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। अच्छा सवाल देखो, क्लासिफाई क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं टर्मिनोलॉजी की, ताकि उसको हम स्टडी कर सके आसान। द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंगल टर्मिनोलॉजी इज टू स्टडी इजियर देन द पास्ट।
देखें फिजिकल क्वांटिटीज को हमने आपको पता होगा कि दो हमने बांटा हुआ था, किसमें, दो में बांटा हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मैं बोलूंगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी आप बोलोगे सर 2 किलो केजी, डायरेक्शन भी होती है, वो अभी समझाता हूं मैं आपको। एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप बोलोगे सर वेक्टर तो ये वही है, ये वाला वेक्टर, हाँ। स्केलर हम इतना नहीं छेड़ेंगे इसको, क्योंकि इसकी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, इसके लिए अलग लॉज होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग आस्ते आस्ते। वेक्टर्स और स्केलर्स। अब तीसरी टाइप है, वो भी आप डिस्कस करोगे, बिकॉज यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन दिस चैनल, इन दिस वीडियो। सो आई विल टेल यू अनदर टाइप और थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज टेंसर क्वांटिटीज। एक है हमारे पास स्केलर वेक्टर, जिनको हम 9th लेवल में शायद आपने पढ़ लिया हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती पढ़ लिया होगा ना, पढ़ा होगा याद हो, पता नहीं ना, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड टेंसर क्वांटिटीज। देखा जाए तो स्केलर और वेक्टर तो आपने पढ़ लिया होगा, टेंसर आपके लिए मे भी नया वर्ड हो, लेकिन मे भी शायद आपको सरों ने बताया फर्स्ट इंटर में, लेकिन इस फर्स्ट इंटर के सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, इसका मैग्नीट्यूड हो, ये डेफिनेशन में लिख दी बस। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज प्रॉपर यूनिट। कि प्रॉपर यूनिट नहीं होगा तो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं होगी, तो आप प्रॉपर यूनिट भी ले सकते हो, लेकिन मैंने लिखूंगा जगह नहीं है, ठीक है, समझो। मैं लिखता कम बोलता था, तो मैं फिर दोबारा बहस कर रहा हूं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज आपके पास वो क्वांटिटीज होती है, मैंने स्केलर की बात की, मैग्नीट्यूड होता है, इसी एग्जांपल से भी हम आते हैं, ठीक है। वेक्टर्स क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो, एज वेल एज, मैंने प्लस लिख दिया, मतलब एज वेल एज आल्सो, जो भी मतलब निकालो, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम वेक्टर कह रहे हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं, इसको वजाहत भी और बाद में करता हूं। देखो अब इन दोनों को वजाहत करता हूं कि मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से क्या मतलब है। गौर से सुनना, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखो स्केलर क्वांटिटीज, हम एग्जांपल इसकी, ये तीनों जो एग्जांपल लिखी ना मैंने फिजिकल क्वांटिटीज, मास, टाइम और लेंथ, ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स स्केलर क्वांटिटीज है। मैं बोलूंगा भाई आपका वजन कितना है, आप बोलोगे सर मेरा वजन 20 किलो है। मैं बोलूं किस तरफ, भाई मेरा वजन 20 तरफ है, मगरिब की तरफ। मेरा वजन 40 किलो है, मशरिक की तरफ। मेरा जो है वजन है मेरा वजन 45 किलो है ऊपर की तरफ, और मेरा 50 किलो है नीचे की तरफ। क्या कर रहा है, बेवकूफ आदमी है क्या? आपको स्केलर क्वांटिटीज के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, यू नीड ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। भाई वजन कितना है, 2 kg, इनफ। डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं। टाइम क्या हो रहा है, 2 घंटे। अबे मेरे टाइम क्या हो रहा है, बोला 2 घंटे मगरिब की तरफ, मशरिक की तरफ, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। लेंथ कितनी है, 2 मीटर, डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम वेक्टर्स की तरफ आते हैं तो यू विल हैव टू टेल मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर्स की बेस्ट एग्जांपल जो मैं पढ़ाता हूं और जितने भी टीचर्स एग्जांपल्स के तौर पे वेक्टर की देते हैं, वो हमारे पास है फोर्स, जो आप पढ़ के आ चुके हो 9th में, ठीक है। अच्छा, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने इस बोर्ड के अंदर फोर्स लगाई, क्या लगाई, फोर्स लगाई। मैंने फोर्स लगाई 2 न्यूटन की, कितने की, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब मुझे ये बताना लाजमी है कि मैंने इस बोर्ड में तो फोर्स लगाई, ये तो लाजमी है। इस बोर्ड में भी कहां पे लगाई, ऊपर लगाई, नीचे लगाई, दाएं लगाई, बाएं लगाई, आगे लगाई, पीछे लगाई, कहां लगाई? क्योंकि जिस तरफ आप फोर्स लगाओगे, अगर इस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, आपके अपोजिट जो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स निकलने का रिजल्ट अलग आ जाएगा। इस वजह से यू विल हैव टू टेल डायरेक्शन। इससे अगली मैं टॉपिक पे आता हूं, अगली बात करता हूं कि कैसे अपोजिट डायरेक्शन पे नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, वो आगे आता हूं मैं, ठीक है। आखिरी रहती है हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। टेंसर क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं, ताकि इसको मैं लिख सकूं, ठीक है। टेंसर क्वांटिटीज के मैं जैसे बोला कि स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, और स्केलर के मैंने एग्जांपल दे दी, मास, टाइम और लेंथ। वेक्टर्स जिनमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, जैसे एग्जांपल मैंने दे दी फोर्स, और इसके अलावा आप एक्सीलरेशन भी ले सकते हैं, वेलोसिटी भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, टॉर्क भी ले सकते हैं। दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, टेंसर क्वांटिटीज क्या है? टेंसर क्वांटिटीज के लिए आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि जिनका मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, यानी जिनका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। अब आप बोलोगे कि ये जो है मैग्नीट्यूड,
ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों जो है ये हमारे पास वेक्टर्स में भी आ रहा है और ये हमारे पास टेंसर में भी आ रहा है, यानी ये हमारे पास जो है ये दोनों में आ रहा है, वेक्टर्स में भी आ रहा है और हमारे पास टेंसर में भी आ रहा है। तो क्या फर्क है वेक्टर्स क्वांटिटीज में और टेंसर क्वांटिटीज में? देखो अभी इस पे मैं आता हूँ कि इसमें क्या फर्क है वेक्टर क्वांटिटीज में और टेंसर क्वांटिटीज में, क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। देखो वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे मैं आता हूँ अभी कि स्केलर क्वांटिटीज जो है ना वो हमारे पास वो ओबे करती हैं अलजेब्रा को। किसको? अलजेब्रा को ओबे करती हैं। अलजेब्रा की जगह यू कैन आल्सो राइट मैथमेटिक्स। स्केलर क्वांटिटीज अबे ओबे जो भी बोलो, अबे नहीं बोलना, ठीक है? अबे मैंने खुद अबे बोल दिया। ओबे अलजेब्रा, यानी ये क्या करती हैं, मानती हैं अलजेब्रा को। मैं बोलूं कि भाई मेरा वजन क्या है 2 किलो और मेरे कपड़ों का वजन है 1 किलो, अब बताओ मेरा वजन कितना हो गया? आप बोलोगे सर 2 + 1 कितना होगा? 3 kg होगा। यू कैन टेल मी एज इजीली, ये मैंने अलग कर लिया। दिस इज द केप ऑफ दिस मार्कर एंड दिस इज द अनदर बॉडी ऑफ दिस मार्कर। इफ यू जॉइन दिस मार्कर, मैं बोलूं कि इस केप का वजन है 2 किलो और इस बॉडी का वजन है 3 किलो, 2 + 3 कितना हुआ? 5। आप बोलोगे सर इसका वजन हो गया 5 kg। सिंपल। ओबे अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा को हम ओबे करते हैं स्केलर क्वांटिटीज में, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में हम ओबे नहीं करते। मैं इधर लिख लेता हूं, कहां लिखूं? यहां लिख लेता हूं, डोंट ओबे अलजेब्रा। मैं लिखता कम हूं, बोलता देता हूं, ठीक है? डोंट ओबे अलजेब्रा, यानी ये अलजेब्रा को ओबे नहीं करती, नहीं मानती। अब कैसे एग्जांपल में, जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, मैं बाद में बताता हूं, अभी वही बात बताता हूं। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं 3 न्यूटन, इस बोर्ड में फोर्स लगा रहा हूं 3 न्यूटन और मेरे अपोजिट कोई बंदा फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन, यानी मैं भी 3 न्यूटन लगा रहा हूं, 3 न्यूटन लगा रहा हूं, अपोजिट में 3 न्यूटन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स में हमारा डायरेक्शन इंक्लूड होती है, इस वजह से ये ओबे नहीं करती अलजेब्रा को। ये एक बॉडी है, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं जितना हो सके मैं आसानी से बता पा रहा हूं। ये एक बॉडी है जिसका वजन है 10 kg। ये एक और बॉडी है, अच्छा एक ही बॉडी लेते हैं फिलहाल, ये एक बॉडी है 10 kg की, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं 2 न्यूटन की और इस पे अपोजिट फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की। अब बताओ कि मैंने बोला कि इसका वजन 2 किलो, इसका वजन 2 किलो, बताओ कितना? 4 किलो। इस पे भी लग रही है 2 किलो, इस पे 2 न्यूटन, इस पे 2 न्यूटन। अब बताओ इस बॉक्स में कितनी फोर्स लग रही है? आप बोलोगे सर 2 + 2 = 4, लेकिन नहीं, दैट्स रॉन्ग। यू विल हैव टू टेल आल्सो डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन 2 न्यूटन यहां से 2 न्यूटन कैंसिल हो गया। मैं बोलूंगा नहीं बेटा इस पे लग रही है 0 न्यूटन। क्या है सर? ओबे अलजेब्रा नहीं, ये ओबे नहीं करती अलजेब्रा को। 2 + 2 4 नहीं होता, हो भी सकता है अगर ये दोनों डायरेक्शन लग रही होती, 2 न्यूटन 2 न्यूटन। ऑलवेज ये ऑलवेज ओबे नहीं करेगी अलजेब्रा को। मे बी इन सम केसेस इट ओबे अलजेब्रा बट इट नॉट ओबे अलजेब्रा इन ऑल द केसेस, बट स्केलर क्वांटिटी ओबे अलजेब्रा इन ऑल द केसेस। मैं जब शुरू में बता रहा था वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, टेंसर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए देखो मैं अलजेब्रा पे आ गया। इस वजह से वेक्टर के लिए हम अलग अलजेब्रा यूज करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। मैं भी आप लोगों को कहते हो, लेकिन मैं इसमें वेक्टर अलजेब्रा ही कहूंगा क्योंकि इसकी अलग अलजेब्रा है। स्केलर क्वांटिटीज के लिए सिंपल अलजेब्रा, लेकिन जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवीजन करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, इसके अलग रूल्स हैं, इसके अलग फॉर्मूलाज हैं, इसके अलग मेथड्स हैं, जिसे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। उसको भी इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा, टेंसर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अच्छा, हम बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा स्केलर ओबे करता है लेकिन वेक्टर्स को ओबे नहीं करता। वेक्टर्स ओबे नहीं करता अलजेब्रा, वेक्टर्स ओबे करता है वेक्टर अलजेब्रा। इसके मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स की एडिशन के अलग रूल्स हैं जो हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ट्राई करने की। अच्छा, टेंसर क्वांटिटीज क्या है? टेंसर क्वांटिटीज वही वेक्टर डिफरेंस है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, लेकिन टेंसर में फर्क आ जाता है कि ये जो है वो हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास ओबे करती है अलजेब्रा को। अब अलजेब्रा लिखो, मैथमेटिक्स लिखो, कॉमन जो मैथमेटिक्स होती है 2 + 2 = 4, ठीक है? अच्छा, टेंसर क्वांटिटीज ओबे करती हैं अलजेब्रा को। अब टेंसर क्वांटिटीज मैंने एग्जांपल नहीं दी, मैं फंस गया। अब दे देता हूं एग्जांपल, देनी थी मुझे लेकिन मैं नहीं दी, भूल जाता हूं। कहां लिखूं? यहां पे लिख देता हूं, ये यहां पे आ गया, ठीक है? यहां पे आ गया टेंसर। अच्छा, एग्जांपल यहां पे देता हूं और जो डायग्राम है वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से अलजेब्रा ओबे करती है, वो वहां पे बना देता हूं। टेंसर क्वांटिटीज की एग्जांपल, चलो मैं बता रहा हूं, ऑलरेडी बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आती है, बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको बताया गया होगा इलेक्ट्रिक करंट में पूछे स्केलर है वेक्टर, ना स्केलर है इलेक्ट्रिक करंट, ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास वो टेंसर क्वांटिटी। इसके अलावा प्रेशर भी हमारे पास डिस्कस करते हैं कि प्रेशर भी ना ही वेक्टर है ना ही स्केलर है, प्रेशर भी हमारे पास टेंसर है, क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन होती है और प्रेशर मैग्नेटिक भी होता है।
इलेक्ट्रिक करंट की भी मैग्नीट्यूड भी होता है 2 एम्पीयर। अब डायरेक्शन भी बतानी चाहिए, डायरेक्शन ऊपर जा रहा है करंट, इस तरफ जा रहा है, दाएं जा रहा है, डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन चेंज कर लो, लेकिन नेट फोर्स यानी नेट जो आएगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल नेट करंट आएगा, जो आखिर में रिजल्ट आएगा वो आपका सेम आएगा। देख लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आपको सिंपल बताता हूँ। यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है इधर से 2 एम्पियर, इस तरफ से भी आपके पास करंट आ रहा है 2 एम्पियर, और इस तरफ से भी आपके पास करंट आ रहा है 2 एम्पियर, और ये तीनों आके एक ही बल्ब के अंदर, किसके अंदर, एक ही बल्ब के अंदर, लाइट के अंदर ये आ रहे हैं करंट। तो अब मैं बोलूंगा नेट करंट कितना है, इस बल्ब पे करंट कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 2 + 2 = 6 एम्पियर करंट आ रहा है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर लूं, मैं एक की डायरेक्शन ऐसे कर लूं, दूसरे कैसे कर लूं, तीसरे कैसे कर लूं, या तीनों के पैरेलल कर लूं इस तरह से, और तीनों के आपस में जोड़ के एक बल्ब में लगा दूं, ठीक है, या इस तरह एक बल्ब में लगा दूं, और वही सेम टू सेम 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर ले दूं, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो नेट करंट जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा। तो ये जो है वो हमारे पास ओबे करती है अलजेब्रा को। इस वजह से हम टेंसर और स्केलर को इतना डिटेल नहीं पढ़ते, लेकिन वेक्टर्स जो है उनकी एक अलग अलजेब्रा है। इस वजह से हम लोग वेक्टर के अलग से डिस्कस करते हैं, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनके अलग लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कोसाइन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये अलग अलग लॉज है हमारे पास, जिसको हम इसी वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास बेसिक। अब समझोगे बेसिक नहीं बताना आपको समझ में आता, तो बेसिक बताना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लाजिमी है बेसिक बताना। तो ये था बेसिक आपके वेक्टर्स के हवाले से। अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो आप ले लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ले लिया। अब हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करवा सकता था टाइप्स ऑफ वेक्टर, लेकिन टाइप्स ऑफ वेक्टर में भी आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए, इस वजह से रिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं बहुत डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं। एक मेथड आता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लो, आप कैसे ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लो, क्या कर लो, ग्राफिकली कर लो, या फिर एक मेथड आता है सिंबॉलिकली कर लो। अब सिंबॉलिकली का मतलब क्या है बताता हूं, या आप सिंबॉलिकली कर लो या ग्राफिकली कर लो। ग्राफिकली मतलब ग्राफ बना के, सिंबॉलिकली मतलब लेटर से, यानी आप अल्फाबेट से, लेटर से, इंग्लिश के लेटर से आप इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करो। अब किस तरह से होता है देखो, ग्राफ से सिंपली हम लोग कैसे करते हैं, एक एरो से जो है इस तरह से एक एरो बनाते हैं, और एरो से भाई वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। ये एरो से क्या हो गया, वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। आपको मैंने इस पिछले लेक्चर में बताया कि वेक्टर जो है उनमें हमारे पास 2 चीजें होती है, चीज भूलना नहीं, बहुत आगे काम आने वाली है। कि वेक्टर में हमारे पास 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है इसके पास, और इसके पास डायरेक्शन में होते हैं प्रॉपर यूनिट। बताएंगे यूनिट ना होगा तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, इस वजह से यूनिट का हम जिक्र नहीं करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज के हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वेक्टर, ये जो हमने एरो बनाया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को, रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को। इसके अंदर हमारे पास ये आगे दिख रही है ना, ये है हेड, इसको कहते हैं, इस एरो का हेड, और ये दिख रही है, इसको कहते हैं टेल। क्या कहते हैं, टेल, और इसको कहते हैं हेड। मैं पूरा बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है, सही है, अच्छा लग रहा है। इसको कहते हैं टेल, उसको कहते हैं हेड। ये 2 एरो बन गए ना, अजीब लग रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं टेल, उसको कहते हैं हेड। अच्छा, हेड जो है वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये जो हेड है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, और जो टेल है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। कैसे, अगर इस हेड की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है तो यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ है। अगर इस डायरेक्शन, अच्छा इस एरो की डायरेक्शन, एरो में हेड की डायरेक्शन अपवर्ड है तो यानी वेक्टर की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। समझ रहे हो, बहुत आसान चीज है, ठीक है। ये बेसिक में चल रहा है, अभी असल चीज आएगी आगे, ठीक है। टेल किस तरह से मैग्नीट्यूड बताता है, देखो ये हम लोग एक स्केल लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, हाँ सही है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है, अगर हम फोर्स, अगर मैं समझ कर रहा हूँ कि जो वेक्टर है वो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन। क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया यार, एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। अच्छा, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, तो इस वजह से मैं 1 सेंटीमीटर को सपोज कर लूंगा 1 न्यूटन। इस वजह से इस तरह से मैग्नीट्यूड बताते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे एक सवाल करूं, जनरल सवाल करूं, तो मुझे बताओ कि ये वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, मुझे बताओ कि इन दोनों वेक्टर्स में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, आप बताओगे। सोचो 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 सोच लिया, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है।
तो ये लेंथ ही बताती है मैग्नीट्यूड को, यानी स्केल ही बताती है मैग्नीट्यूड को। सही है, समझ में गए? अच्छा, सिंबॉलिक समझना। अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर का फिजिकल क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल फोर्स है तो फोर्स को हम लोग एफ से करते हैं, जहां भी फोर्स लिखा होगा उसको एफ की जगह लिखा होगा। एरिया को ए से करते हैं, मास को एम से करते हैं, लेंथ को एल से करते हैं, टाइम को कैपिटल डी से करते हैं। उनके लिए अलग अलग लेटर्स हैं। तो जो वेक्टर सपोज करोगे तो उसके लिए अलग है। हम सपोज किए जा रहे हैं कब से, फोर्स को, तो फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। अब जो कैपिटल एफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये किस तरह से पता चलेगा ये एक वेक्टर है? तो देखो वेक्टर को क्या करोगे, ये लेटर आप लिख के इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा दोगे। ये लगा दिया एरो, दिख रहा है? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि दिखे आपको अच्छी तरह। आए हाय हाय हाय, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्सेस के ऊपर एरो बनाया हुआ है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी एक और तरीका भी होता है जो आपको शायद किसी बुक्स में मिल जाए कि आप क्या करो कि उसको बोल्ड कर लो इस तरह से। ये मैं बोल्ड करता हूं इस तरह से, ये मैंने बोल्ड कर दिया। टाइम लगेगा थोड़ा, वीडियो को पास कर लो जब तक। हाँ, अरे क्या हो गया चाचा? आए हाय हाय, इस तरह इतना बोल्ड नहीं होता, लेकिन आपको क्लियरिफाई करने के लिए मैंने इतना बोल्ड बना दिया। तो इस तरह का एक और मेथड भी होता है, यानी बोल्ड फेस लेटर में लिखने से पता भी चलेगा। अब फॉर एग्जांपल वेलोसिटी और स्पीड को हम दोनों को बीच से करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये स्पीड है, वेलोसिटी है? तो आप उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हो, अब पता चलेगा ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैसे करते हो, एक एरो लगा देते हो ताकि पता चले ये। लेकिन अगर सिंबॉलिक यानी अगर आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहो तो आप कैपिटल लेटर में भी ऐसे लिख सकते हो कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसे बोल्ड कर रहा हूँ, ये बोल्ड कर दिया। अब पता चलेगा ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। समझ रहे हो? डिटेल में बता रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ। अभी भी कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट ठोक दो, रिप्लाई देना मेरा काम है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज इनसे रहेगा ये कि आपके पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो लगा के या बोल्ड फेस लेटर में, लेकिन वेक्टर्स में भी हमारे पास, जैसे मैं बता रहा था कि इसके अंदर हेड डायरेक्शन बता रही है, टेल, इसके लिए भी अलग चीजें होती हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, जगह है, देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरो एग्जाम्पल लेता हूँ तो ये इस तरह से एक लेटर है फोर्स। तो ये फोर्स का हमारे पास क्या है, पूरा ओवरऑल वेक्टर है। लेकिन अगर मुझे एक ही वेक्टर के अंदर डायरेक्शन अलग चीज बतानी है, डायरेक्शन अलग करके बताना है और मैग्नीट्यूड अलग करके बताना है, तो आप कैसे बताओगे? ये आपने एफ लिखा कैपिटल लेटर में, इसके ऊपर एरो लगा दिया, ऐसे मोड लगा दोगे, मॉड्यूलस बोलो, मोड बता दो, स्क्वायर ब्रैकेट बोल दो, लार्ज ब्रैकेट बोल दो, जो भी लगा दो, इस तरह से लगा दोगे तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा ये इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। पूरा वेक्टर भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन भी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर सिर्फ डायरेक्शन बतानी है तो आप क्या करोगे, उसी लेटर को स्मॉल लेटर में लिखोगे इस तरह से और उसके ऊपर ऐसे टोपी बना दोगे, नेपाली टोपी। मजाक करो, इतना भी टोपी है ना, इस तरह की टोपी होती है। हाँ, इस ट्राइंगल टोपी किसकी होती है पता है? कैप बोल दो, हेड बोल दो, जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है? एक वेक्टर के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और एक वेक्टर के अंदर हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई। अच्छा, ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का ओवरऑल। वैसे अगर आपको सिर्फ वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वही तरीका बता दिया, ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना। अच्छा, ये वाली बात जो है ना, ये मैं इसे स्टार लगा देता हूँ, इसको याद रखना, आगे आगे बड़ी काम आएगी। आगे जो मैं लेक्चर बताऊंगा थोड़े से रहते हैं वो बताऊंगा तो आपको ये बड़ी काम आएगी। तो इस वजह से मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ ताकि आपको ये जो है ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है? अगर आपको इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो जल्दी, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा? वेक्टर्स, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। देखो वेक्टर्स को टाइप में भी वही बताया था कि क्लासिफिकेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि स्टडी को आसान कर सकें, इसीलिए इसको भी हम टाइप्स में इसलिए बांटा हुआ ताकि स्टडी आसान कर लें। टाइप का टॉपिक स्किप कर लो तो भी सही है, कई तरह काम का नहीं है, लेकिन आखिरी टाइप यूनिट वेक्टर जो मैं बताऊंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वो आपको आगे जाके बड़ी काम आएगी। जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ोगे तो उसमें यूनिट वेक्टर का बड़ा काम होगा, ठीक है? इसलिए यूनिट वेक्टर को स्किप नहीं करना। बाकी अगर ये आपको स्किप करना है तो भले स्किप कर दो, आगे चल लो, लेकिन ये पढ़ोगे तो फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान नहीं है, ठीक है? सबसे पहला टाइप है हमारे पास पैरेलल, लेकिन आखिरी वाला जो है ना हमारे पास यूनिट वेक्टर बता रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पैरेलल वेक्टर्स, पहले मैं डिस्कस करता हूँ पैरेलल वेक्टर्स को। सिंपल है, अगर आप मतलब पढ़े हुए हो, थोड़ा सा पता है आपको,
तो टर्मिनोलॉजी से यानी आपको नाम से पता चल जाएगा कि किस वेक्टर की बात कर रहा है। पैरेलल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स जो पैरेलल हो, इस तरह से एक वेक्टर ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो उनको क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या आते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स यानी अगर इसी को उल्टा कर दूं, ऐसे कर दूं, यानी एंटी पैरेलल है, एक की डायरेक्शन इस तरफ, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी इसको हम कहते हैं 180 डिग्री का एंगल बनता है। सवाल आ सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स होंगे बीच का एंगल क्या है, अगर एंटी पैरेलल उनके बीच का एंगल क्या है, तो हर एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन नहीं बताया क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ऑलरेडी बता रहा हूँ, मैं लिखता कम मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारा ये काम की नहीं से जल्दी बताया जा रहा हूँ। थर्ड हमारे पास आप ले सकते हो नेगेटिव वेक्टर्स। क्या ले सकते हो, या छोड़ो नेगेटिव वेक्टर को बाद में बताता हूँ, इक्वल वेक्टर्स पढ़ लो पहले। इक्वल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड है, एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम है, ये डायरेक्शन भी सेम है, यानी ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, टेल भी बराबर हो, और डायरेक्शन यानी जो है वो हमारे पास हेड भी एक ही तरफ हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल, देन द टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है नेगेटिव वेक्टर्स। क्या आता है, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स यानी जिनका हमारे पास मैग्नीट्यूड तो सेम हो, इस तरह से मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स व्हेन their direction and magnitude are same. Two vectors are said to be negative vectors if their magnitude is same or direction are opposite, then it is called negative vector. इसका डेफिनेशन बना सकते हो अपनी तरफ से, एक मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है जीरो वेक्टर। क्या आ जाता है, या चलो जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर कह लो, नल वेक्टर कह लो, ठीक है, जीरो भी कहते हैं, नल भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, वही क्या मतलब नेगेटिव जीरो, क्या देखो इसको वेक्टर है ही नहीं दरअसल ये, लेकिन अगर आप लोग एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल ये, उसको उसी के नेगेटिव वेक्टर से करा लो, माइनस करा लो, आंसर क्या आएगा, जीरो। आप जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई हो माइनस या प्लस करते हो तो रिजल्ट में कोई वेक्टर आता है, रिजल्ट जीरो आ रहा है, इसी वजह से इसको भी क्या कह दिया, ये जीरो वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन डायरेक्शन ऑर्बिटर यानी किसी तरफ भी हो सकती है, ऑर्बिटर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, इस वजह से अब जब वेक्टर तो है अभी को कोई ना नाम देने, इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया, जीरो वेक्टर। इसको नल वेक्टर भी हम लोग कहते हैं, मैं लिख लेता हूँ, नल वेक्टर भी कहते हैं। देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसको जीरो भी कहते हैं, इसको नल भी कहते हैं, और किस तरह से ये जीरो बच्चा, ये मतलब हर एक चीज बता रहा हूँ जो मुझे आती है, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर दो लास्ट में यार भाई ने। छठे नंबर पे हमारे पास आ जाती है, छठे नंबर में आपको बताता हूँ नॉर्मल वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में, नॉर्मल वेक्टर्स के बारे में। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर्स भी कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। मैंने दो वेक्टर्स, इस तरह के दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, वो नॉर्मल वेक्टर्स कहते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उनके हम लोग कहते हैं नॉर्मल वेक्टर, सिंपल, ठीक है। अच्छा, सातवें नंबर पे हमारे पास आ जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या आ जाता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अच्छा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यानी ऐसा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन मतलब पोजीशन बताना, ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताया। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से, ये हमारे पास कोई पोजीशन है, इसको बताने के लिए मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया इस तरह से, तो ये वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, सिंपल, और कोई जगह नहीं मार रहा, ठीक है। ये कोई वेक्टर इस तरह पोजीशन, इसको वेक्टर बनाने के लिए। अब एक सवाल था एमसीक्यू मैंने देखा था, तो वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। सवाल में था कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मैं लिख सकता हूं ऊपर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड। ये सवाल आया था, मैं फंस गया था, मुझसे नहीं हुआ,
बाद में जब सरों से पूछा तो पता चला अरे सही होगा, ठीक है। तो बहुत सी गलतियां मेरे से भी हो जाती है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यानी अब फॉर एग्जांपल सिंपल मैं बताता हूँ किस तरह से ये होगा। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास एक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये एक पोजीशन है, इस तरह का ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोजीशन में चेंज हो गया। पहले पोजीशन ये थी, पोजीशन ये वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा। चेंज में डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस तरह से आ रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है, तो डिस्टेंस छोटे डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ना डिस्टेंस होगा, ना वेलोसिटी होगी, ना स्पीड होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। पोजीशन वेक्टर में एक एक्स्ट्रा लाइन बता दी कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और किस तरह से होगा वही बता दिया। 8वें नंबर पे हमारे पास आता है फ्री वेक्टर। अरे फ्री वेक्टर क्या है, देखो फ्री वेक्टर हमारे पास आप कह सकते हो कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी है, जिसका डायरेक्शन भी है, लेकिन जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इसका कोई स्पेसिफिक, मैं इस तरह से इसको पैरेलल कर सकता हूं ऐसे, ठीक है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। व्हिच कैन बी चेंज, इसका मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया नहीं, इसका मैंने डायरेक्शन चेंज किया नहीं, क्या चेंज किया, इसका मैंने स्टार्टिंग पॉइंट चेंज किया। तो यानी ये फ्री वेक्टर्स है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं चलूंगा, बस इसमें आना चाहिए कि जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। 8वें नंबर पे। अच्छा 9वें नंबर पे हमारे पास वही यूनिट वेक्टर्स आते हैं। क्या आते हैं, इधर लिख लेता हूँ, यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं इसको मिटा के बताऊंगा। अगर इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है, कुछ भी तस्वीर वगैरह लेनी है तो जल्दी ले लो, मैं साइड में हूँ, ठीक है। मेरी भी ले लेना साथ में, ताकि थंबनेल के लिए काम आ जाए, ठीक है। यूनिट वेक्टर को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। लेकिन मे भी ये हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये आपके पास, अच्छा मैं बना तो लूंगा, लेकिन टाइप्स ऑफ वेक्टर तक मैं ये एक पार्ट बनाऊंगा, और फिर सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। यानी ये वेक्टर्स का पोर्शन है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ वेक्टर तक मैं जो है वो वीडियो को ऐड कर दूँ, ठीक है। तो आखिरी टाइप हमारी रहती है यूनिट वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में, यूनिट वेक्टर्स 9th टाइप है हमारे पास, ठीक है। यूनिट वेक्टर 10वीं हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ साइड में, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ कि वो आगे जाके काम आएगी आपको। रिजल्टेंट वेक्टर, अभी सिर्फ नाम याद रख लो, ये भी हमारे पास होती है, लेकिन इसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, फिलहाल इसको छेड़ नहीं रहा, तो टाइप लिख दो, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, अच्छा यूनिट वेक्टर पढ़ाने से पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर तक ये वीडियो एंड, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 में जो है वो फिर आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करोगे। इसको स्किप नहीं करके जाना, इसको लाजमी सीखना। आज की वीडियो का जो मेन पर्पज है सिखाने का, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यूनिट वेक्टर समझाने की आपके लिए असल चीज है। इसको समझो, गौर से समझो, गौर से सीखो, गौर से पढ़ो, गौर से देखो, गौर से, बस। यूनिट वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स हमारे पास वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। अब आपको मैंने वो चीज याद है, वो बताई थी कि मैंने इस तरह से, अच्छा मैग्नीट्यूड 1 है, चलो इसको बता देता हूँ। ये फोर्स है, यानी मैं हमने कोई वेक्टर सपोज कर लिया ए के नाम से, तो ये वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए मैं इस तरह लिखा था, मैंने बोला वो चीज याद रखना, याद होगी इंशाल्लाह आपको। इस तरह छोटे में लिख के फिर ये कैप, ये आपको बता रहा था मैग्नीट्यूड, ये आपको बता रहे थे डायरेक्शन। अगर ये वेक्टर ही सेम टू सेम है, या तो जीरो वेक्टर पढ़ाया था मैंने, याद होगा कि याद नहीं होगा, हाँ अगर मैं मैग्नीट्यूड 0 रख लेता हूं तो डायरेक्शन भी 0 हो जाएगी, यानी वेक्टर पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन वो तो 0 वेक्टर था, वो तो मैंने बताया था किस तरह होगा। लेकिन इधर क्या है, मैग्नीट्यूड है 1। कि इसी तरह से अगर मैं ये मैग्नीट्यूड जो है ये इस तरह से समझ लो, गौर से देखो, समझो, इसको सीखो। ये वेक्टर की जगह मैंने 1 रख दिया, अब ये वेक्टर क्या रह गया, ये वेक्टर हमारे पास सिर्फ की सिर्फ डायरेक्शन ही रह गई, मैग्नीट्यूड मिट गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है। मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया था उसके बुनियाद पर डायरेक्ट सर लिख लेते हैं कि सर ये जो है डायरेक्शन के लिए यूज होता है, इसका मैग्नीट्यूड बनता है। किस तरह से होता है, अगर कोई पूछ ले किस तरह से होता है, तो आपको इस तरह से बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 रखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वो सिर्फ डायरेक्शन ही बताएगा। यानी यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड
यूज ओनली फॉर डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ओनली यूज फॉर डायरेक्शन, यू डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी फॉर्मूले से अगर ये जो चीज यूनिट वेक्टर को बता रही है, अब इसी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला चाहिए, तो इस यूनिट वेक्टर को आप लोग क्या करोगे, इसी जगह रखोगे, अपनी जगह ही। ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये मल्टीप्लाई करे वहां जाके डिवाइड करेगा, तो ये वेक्टर सेम रखा, इसके मैग्नीट्यूड को इसका डिवाइड कर लिया इस तरह से। अब आपको पता चल जाएगी, ये फॉर्मूला बन गया यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का। ये फॉर्मूला बन गया यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का, समझ रहे हो। अच्छा, यूनिट वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन में रिपीट कर लेता हूं दोबारा, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, इस वजह से सिर्फ डायरेक्शन बचती है। इस फॉर्मूले की मदद से अगर हम इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकालें, तो फॉर्मूला हमारे से निकलता है कि उसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लो, उसके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट वेक्टर्स किस तरह से हमारे पास होती हैं। सही है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी और बात बतानी है, इसको मिटा के थोड़ी और बात बताता हूँ, इसको मिटा के फिर मैं थोड़ी और बात बताता हूँ। यहीं पे वो बात यहाँ पे है कि हमारे पास डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन इस्तेमाल होता है, तो हम मेजर डायरेक्शन आते हैं वो एक्सिस में बताते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। गौर से सीखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। बोर्ड 3D थोड़ा मैं इस तरफ बाहर की तरफ बनाऊंगा, बोर्ड जो है 2D है, तो इस वजह से मैं इस तरफ ऑर्बिटल डायरेक्शन बता रहा हूँ। ये डायरेक्शन ऐसे इमेजिन नहीं बता रहा हूँ कि इस तरफ है, लेकिन असल में क्या होती है, बाहर की तरफ होगी, ठीक है, आउटवर्ड। एक्स एक्सिस वाई, ये क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है, कोई मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ नहीं। तो इधर हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर्स को, इधर हम यूज करेंगे किसको, यूनिट वेक्टर्स को। किस तरह से, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, आई लिख के उसके ऊपर कैप लगा दो, कैप बोलो, हेड बोलो, जो बोलो। आई कैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे कैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, और के कैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को। अच्छा, कैसे, मैं बोलूंगा मैं भाई चला हूं 2 कदम एक्स एक्सिस की तरफ यानी सीधा, और 2 कदम चला ऊपर की तरफ, तो मैं लिखूंगा कि 2i कैप प्लस 3j कैप। इस तरह से तरीके होते हैं लिखने के, हाँ बता रहा हूँ, इस तरह के तरीके होते हैं लिखने के। आगे जब मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट पार्ट, ये तो पार्ट 1 है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर तक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह जल्द ही से निकल लूंगा, 2-3 हफ्ते में, जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना मैं जल्दी भेजूंगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें बताऊंगा कि एडिशन वेक्टर में किस तरह से यूनिट वेक्टर का काम आएगा, इस तरह से। अब इधर 2i कैप यानी 1 2, क्या हो गया मार्कर को 2, ये 2 कदम में आई कैप यानी एक्स एक्सिस की तरफ चलाऊं, और 3 कदम इधर से, और 3 कदम जो है वो मैं वाई एक्सिस की तरफ चलाऊं। इधर से हम लोग क्या बना देंगे, एक रिजल्टेंट वेक्टर बना देंगे। मालिक है, मैंने रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे बना दूंगा मैं, एक रिजल्टेंट वेक्टर जो डायरेक्ट इस डायरेक्शन से इधर तक इमेजिनरी हमें करेगा। अच्छा, के लिए हम जेड एक्सिस के लिए के पे, अगर के बोलो तो के का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं लगा दूं +4 के कैप, अब इस तरफ का डायरेक्शन आ गया। ये 3D है, लेकिन 3D हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, इतना समझ में गए। अच्छा, और कोई चीज रह गई है, देखता हूँ कौन सी चीज रह गई है। अच्छा, अब तक तो यही है, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में, और हमने जो है आज की वीडियो में वेक्टर्स को डिस्कस किया, वेक्टर की बेसिक को डिस्कस किया, और उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया, उसके अलावा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया, खासतौर पर यूनिट वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर को किस तरह डिटरमाइन किया जाता है वो डिस्कस किया। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है, इस वजह से इसको सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन किस तरह से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आई कैप। अच्छा, ये हमारे एक और बात याद आ गई, देखो मैं बोलूँ कोई चीज रहती है याद आ गई, ये एक्स एक्सिस है, और ये इस तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव आई कैप, और ये जे कैप है, और इस तरह से नीचे जो है ये आ जाएगा -j कैप। ये के कैप है, लेकिन अंदर की तरफ यानी इस तरह से यहीं पे बना लेता हूँ, इसको मिटा के, अंदर की तरफ जो आएगा उसको कहूंगा -k कैप, समझ रहे हो। पॉजिटिव आई कैप, नेगेटिव आई कैप, पॉजिटिव जे कैप, नेगेटिव के कैप, पॉजिटिव के कैप और नेगेटिव के कैप, पॉजिटिव जे कैप और नेगेटिव जे कैप, इस तरह से ये बात बतानी थी, ये बात आ गई। अच्छा, तो आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। अगर किसी तरह का भी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना है, कोई भी सवाल हो तो मुझे दीजिएगा इजाजत। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज की वीडियो में, बहुत आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।